इतनी इतनी ठंड नहीं है वैसे। ओ गर्मी। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। इवनिंग। Okay, so this was the test paper which we conducted yesterday. Linear equation in two variables, very easy topic. और क्वेश्चंस भी उससे भी इजी, राइट? ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चार क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 3 को पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या आता है, ये मेन क्वेश्चन से देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेन क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस निकालने वाला, मतलब जो आगे प्रोसीड करेगा। चलाया हो, अगर पेन चलाने हो तो चलाया हो। ठीक है, क्या है, एक इक्वेशन है, इसमें मुझे तीन तीन सॉल्यूशन सबके निकालने थे। ओके, अब सॉल्यूशंस निकालने का थंब रूल क्या है कि कोशिश करो कि इंटीग्रल वैल्यूज मिल जाएं, लेकिन अगर नहीं मिलती हैं मान लो तो फिर डेसिमल में ही चलने दो, फ्रैक्शन में ही चलने दो, जैसी आएंगी वैसी आएंगी। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपके सामने जिस किसी बच्चे या बच्ची की आंसर शीट है उसके सॉल्यूशंस मुझे बता देने हैं, और बताओगे फिर हम चेक करेंगे कि वो सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। अगर वो सॉल्यूशन करेक्ट पाए गए तो आप टिक मार्क लगा देंगे, और अगर नहीं पाए गए तो आप रॉन्ग मार्क लगा देंगे। हर एक सॉल्यूशन कितने कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का एक एक सॉल्यूशन है। सो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 3 मार्क्स के हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, अब सबसे पहले एक चीज समझो बेटा, इस टाइप से जब भी कोई इक्वेशन आ जाए तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया करें। इसको क्या कर दिया करें, अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं पता है, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, मुझे बताओ, वन को मैं 1/1 लिख सकता हूं, वन को मैं 1/1 लिख सकता हूं। अब मैं पता क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाउ, 3x + 7 को भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू, और 5y - 13 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो की वही चीज आती है, तो 3x + 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3x + 7 का 3x + 7 ही आना है, और 5y - 13 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके 5y - 13 का 5y - 13 ही आना है। सबको इधर ले आओ, या ज्यादा से ज्यादा हम एक काम कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को आरएचएस में रख लेते हैं। देखो एक चीज समझो, जब आपको इक्वेशन लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब तो आप सारे टर्म्स को एलएचएस में ले आते हैं और आरएचएस में क्या छोड़ देते हैं, 0। जैसे एक क्वेश्चन है, एबीसी की वैल्यू निकालो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो उसमें तो आपके पास कोई चारा नहीं है, आप क्या करोगे, सबको एलएचएस में ले जाओगे और आरएचएस में रख दोगे 0। लेकिन ये सवाल में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ी ना लिखना है, ना ही आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है कोएफिशिएंट की, आपको तो सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सॉल्यूशंस निकालने के पर्पज से आपको जो सबसे सही फॉर्म लगती है, आप इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। और सबसे सही फॉर्म कैसी होती है, जिसमें कांस्टेंट टर्म आरएचएस में, सॉल्यूशन निकालने के पर्पज से कांस्टेंट टर्म आरएचएस में रखा हुआ ज्यादा सही लगता है। तो मैं काम करता हूं, +7 को उधर भेज देता हूं, 3x एज इट इज, 5y को इधर बुलाओ, -5y हो गया, -13 को उधर ही रहने दो, और +7 को भी उधर भेज दो माइनस। समझ आया क्या हुआ, यानी कि मैंने दो टर्म्स की पोजीशन चेंज करी है, एक तो 5y को उधर बुलाया -5y, और एक +7 को उधर भेजा है -7, राइट। -13 अभी भी अपने ही पाले में -13 है, और 3x अभी भी अपने पाले में ही 3x है। ठीक है, दो टर्म्स एज इट इज रखिए, दो टर्म्स को मैंने एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट किया, डन। ओके, तो ऐसा करने से ये जो इक्वेशन बन जाती है कुछ ऐसी हो जाती है, 3x - 5y इक्वल टू व्हाट इज -13 - 7, -13 - 7 क्या होता है, -20। तो ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई। अब आप यहां से सॉल्यूशन निकालने शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, बजाय कि जैसी वो ऊपर दिखाई दे रही है। तो बताओ कितने बच्चों ने यहां से यहां कन्वर्जन किया था सक्सेसफुली, किसी ने भी नहीं, ऊपर ही शुरू होगा एक्स की वैल्यू डालकर। तो ऑब्वियस बात है, वहां से इतना क्लियर पिक्चर, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कर नहीं सकते, बट अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करती है, बस -20 उधर बुला लो तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही बन गई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करती है, तो यहां से करने में हमको थोड़ी सी आसानी फील होगी। ओके, अब देखो यहां से करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यूज भी कैसे जल्दी से निकाल सकते हो। ऊपर तो मुझे पता है 100% इंटीग्रल वैल्यू सबकी नहीं आई, आप आई होंगी तो कुछ एक आई होंगी, सारी नहीं आई होंगी। देखो जब आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना, तो अब आप सबसे पहले ये चीज देखना कि कांस्टेंट टर्म क्या है, क्या है कांस्टेंट टर्म। तो -20 से -5 डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा, या 3 डिवाइड हो सकता है,
कौन डिवाइड हो सकता है? तो मैं -5 को तो रखना चाहूंगा क्योंकि ये डिवाइड होता है, मैं इसको भगाना चाहूंगा तो x की वैल्यू ले लो ना 0, तो ये भाग गया और -20 से -5 डिवाइड होके इंटीग्रल वैल्यू मिल गई। और क्या सिखाया था, एक बार एक वैल्यू मिल जाए बस इंटीग्रल, फिर तो छलांग लगाना आता है ना। अगर y की वैल्यू सोच रहे हैं तो x की कोएफिशिएंट के हिसाब से छलांग लगाएंगे, और x की वैल्यू सोच रहे हैं तो y की वैल्यू के हिसाब से छलांग लगाएंगे। तो सारी की सारी इंटीग्रल वैल्यूज मिल सकती है ना। पहले मैं मेरे हिसाब से 3 वैल्यूज निकाल के बताता हूं आपको, फिर आपकी वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा, -5 से डिवाइड हो जाएगा ना ये, तो मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूं 0। तो देखो मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे राइट साइड में करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा लेट x बी 0, लेट x बी 0। तो जैसे ही मैंने x को 0 माना तो 3x क्या हो गया, 3 इंटू 0, बोलो 3x क्या हो गया, 3 इंटू 0 माइनस 5y इज इक्वल टू -20। ओके, 3 इंटू 0 क्या हो गया 0, 0 माइनस 5y इक्वल टू -20। व्हाट इज 0 माइनस 5y, -5y, 0 माइनस 5y क्या होगा -5y इक्वल टू -20। तो यहां से y की वैल्यू बोल दो -20 डिवाइडेड बाय -5, माइनस से माइनस कट गया, और व्हाट इज 20/5 4। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या निकला, बोलो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या निकला, x, y इक्वल टू x की वैल्यू 0 मानी, उससे y की वैल्यू क्या निकली 4, तो 0,4 पहला सॉल्यूशन निकल गया सक्सेसफुली। बताओ कोई डाउट नहीं है। अब सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए केवल और केवल कोएफिशिएंट पकड़ो और छलांग लगाओ। लेट x बी सेकंड सॉल्यूशन, लेट x बी, तो वहां पे 0 है तो 0 से कितनी छलांग लगानी पड़ेगी बताओ, y का कोएफिशिएंट 5 है ना, तो 5 5 की छलांग लगाओ, या तो पॉजिटिव साइड लगाओ या फिर नेगेटिव साइड लगाओ, या तो पॉजिटिव साइड 5 5 की छलांग लगाओ। क्यों, उससे गेट से क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी नोटबुक है वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, या मेरी नोटबुक जिसके पास है वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो फिर क्या प्रॉब्लम थी, शोर आ रहा था पीछे से कोई। चलो देखो, तो x की अब कौन सी वैल्यूज लगाएंगे, जंप कितने कदम का, कितने स्टेप्स का कदम का जंप करेंगे हम 5 का, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है 5, या तो 5 5 पॉजिटिव साइड जाओ या 5 5 नेगेटिव साइड जाओ। तो एक बार तो पॉजिटिव चलते हैं, तो लेट x बी 5 कर सकता हूं, 5 कदम आगे बढ़ गए। चलो 5 कदम जब हम आगे बढ़े तो ये क्या हो गया बताओ, 3 इंटू 5, x की जगह क्या हो गया 5 माइनस 5y इज इक्वल टू -20। व्हाट इज 3 5 जा 15 माइनस 5y इक्वल टू -20। 15 को उधर भेजो, तो 15 को उधर भेजते इधर क्या बचा -5y बचा। 15 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -20 तो ऑलरेडी है, 15 उधर जाके -15। एंड व्हाट इज -20 -15, माइनस का 35। सो y की वैल्यू आ जाती है माइनस का 35 डिवाइडेड बाय माइनस का 5। अगेन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 35/5 क्या होता है 7। तो ये लो साहब दूसरी भी फुल परफेक्ट वैल्यू मिली है, कोई फ्रैक्शन कोई डेसिमल नहीं मिला मुझे। x, y इक्वल टू x की वैल्यू क्या मानी मैंने 5, तो y की वैल्यू क्या निकली 7। एक तीसरा और अंतिम सॉल्यूशन, अब 5 कदम पॉजिटिव चल दिए तो नेगेटिव चल लो, या तो और ज्यादा पॉजिटिव चल लो तो 10 हो जाएगा, 0 से 5, 5 से 10 हो जाएगा। तो या तो पॉजिटिव साइड चलो या फिर नेगेटिव साइड पे चल सकते हैं, तो नेगेटिव साइड चल लें, तो 0 से 5 कदम नेगेटिव साइड चलेंगे तो क्या होगा -5। लेट x बी व्हाट -5। सो x की जगह क्या रख दूंगा मैं -5, 3 इंटू -5, आगे क्या है -5y, आगे क्या है -20। व्हाट इज 3 इंटू -5 -15, -5y इक्वल टू माइनस का 20। सो -15 को उधर पहुंचाएंगे तो -5y की वैल्यू क्या हो जाएगी -20 एज इट इज, -15 इधर आके +15। अब -20 में 15 प्लस के जोड़ दिए तो कितने बचे 5 माइनस के बचे, 20 रुपए का कर्जा था 15 रुपए मिल गया, तो 5 रुपए का कर्जा बचा, समझ गया ना, माइनस का मतलब कर्जा, समझ गया ना। सो -5y इक्वल टू -5 है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे -5 डिवाइडेड बाय ये वाला -5, -5 से -5 काटेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस 5/5 1। Therefore x, y इक्वल टू -5, -1। तो आप देख सकते हो तीनों की तीनों वैल्यूज जो हैं इंटीग्रल फॉर्म में आई है, कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है। समझ आया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आप इस प्रोसेस से करेंगे। पहले आप जैसी भी इक्वेशन लिखी हुई है उटपटांग सी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस।
एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, फिर आप देखेंगे कांस्टेंट किससे डिवाइड हो सकता है। अगर इससे डिवाइड हो सकता है तो x की वैल्यू से 0 से स्टार्ट करो, x को 0 रख के स्टार्ट करो। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये 18 होता तो 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो फिर मैं y की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता और एक वैल्यू बस सोच ली ना, तो बाकी दो वैल्यूज तो जंप मारना है आपको दूसरे के कोएफिशिएंट को देखकर। So this will be the perfect solution for this question. Okay? ठीक है, अब आपके जो सॉल्यूशंस हैं एक एक करके मुझे बताइएगा आप, है ना। मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। इन्होंने जो 3 सॉल्यूशन लिखे हैं बोलो। पहला सॉल्यूशन क्या है सॉल्व करने के बाद? 24,8। सेकंड सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन निकाला है। ओके आगे बढ़ो, आपके नोटबुक्स में 3 सॉल्यूशंस हैं, बोलो। 0,1। ओके 0,4। ठीक है, अगला बोलो 2,5.2। तीसरा बोलो 3,5.8। 3,5.8। ठीक है, पीछे चलो। यस, हाँ 5,7 पहला। आगे बोलो 0,4। अब देखो 0,4 मैच हो रहा है, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, समझ गए। 0,4 पहले ऑलरेडी कोई एक बच्चा बता चुका है, तो मैं 0,4 को रिपीट नहीं कर रहा हूं, उधर से चेक हो जाएगा ना वो। तो अगला बोलो -5,1। हाँ जी आगे आप बोलो। x की वैल्यू, y की वैल्यू 874। x की वैल्यू कुछ अज्यूम करी होगी ना, तभी तो y की वैल्यू आई। 0 अज्यूम करी और उससे y की वैल्यू क्या आई 874। ठीक है 0,874। बस, दूसरा और भी है 1.24 कॉमा y की वैल्यू। y की वैल्यू है तो x की क्या मानी थी? पहले हमेशा x की वैल्यू बोलते हैं। x की वैल्यू क्या मानी थी 1, उससे y की वैल्यू क्या निकाली 1.24, यानी 1,1.24। और कोई तीसरा सॉल्यूशन भी है क्या, बोलो। -1, y की वैल्यू क्या निकाली है 0.5। ठीक है ओके, पीछे बताओ। 0,4 आ गया, नोट हो गया। अगला 5,7। 0,4 करेक्ट है क्या? सब बहुत सारे बच्चों का आ रहा है 5,7। 5,7 तो करेक्ट अभी आया था हमारे। हाँ आगे बोलो 10,10। ये चेक करेंगे, ये नया है, ये आया भी 10वें नंबर पे। 10,10 बाय लक। ओके यस रिद्धि, y की वैल्यू रखी है फिर x की निकाली है ना, तो अब सॉल्यूशन फॉर्म में बताओ ना, पूरी स्टोरी क्यों सुना रहे हो। -4,5। अगला -4,5 आया तो नहीं ना। हाँ अगला 37, 37 बाय -3। ये x की वैल्यू है। ओके कॉमा y की वैल्यू 10। यस, तीसरा -13/10 कॉमा 0। ओके नेक्स्ट मुस्कान 1,4 अब देखो एक बच्चे ने 1,1.24 निकाला, एक बच्चे ने 1,4। दोनों में से किसी एक का तो गलत है, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने से या तो y की वैल्यू ये आएगी या वो आएगी, दोनों तो आ नहीं सकती। चलो देखते हैं किसका गलत है, या हो सकता है दोनों का ही गलत हो। यस, अगला बोलो 0,4 हो गया, रिपीट हो गया। चलो हो गए तीनों, बोलो 2,5.2 भी रिपीट हो गया, देखो तीसरे नंबर पे। ठीक है हाँ बोलो 0,13/35। तो 0, कुछ आया था, ये देखो 0,874 आया था, 0,4 आया था, 0,13। इन तीनों में से मतलब एक आंसर है। चलो अगला बोलो 0,4 तो हो गया। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब देखो जो भी बच्चा है वो ध्यान से सुनो। इधर 1 है क्या? 1,13/30 तो सही बताना। हाँ अगला बोल
0,4 तो हो गया, उससे अगला बोल। तो पढ़ना भी नहीं आ रहा। एक बार यहाँ पे, हाँ एक बार यहाँ पे 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई? 1,13। हाँ ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो 4 आई। ठीक है, हाँ, और 0,4 1,13.5 0,4 तो हो गया ना रिपीट। अब तीसरा बताओ। 0 दो बार रखा है ना। हाँ 0,13 ये 0 है मतलब, ठीक है। अगला, इसने फिर 0 रख लिया। हाँ तो 0,4 है ना, ये रिपीट हो गया ना। लेकिन ये वाला सही होगा, वो ये कुल मिला के सही है वो गलत है ना, बात खत्म हो गई ना। एक सोल्यूशन तीसरा बता। तीसरे में x की वैल्यू क्या रखी है? -5, -1। अब देखो -5, -1 भी आ रहा है, -5, 1 भी आ रहा है, दोनों में से अगेन एक सही है। यस, आगे बताओ, बोलो। तेज बोलो ना। 5,8/22। ओके, ये कुछ डिफरेंट मिला। यस, अगला बोलो। एक ही सोल्यूशन निकाला है, दूसरा कौन सा है? 0,4। ठीक है, हाँ 3,5 4,3 14,8। ओके फाइन। यस, आप बोलो मैत्री। 0,4 हो गया, ठीक है। 5,7 है हमारे पास, ये 5,-7 है। ये 5,7 भी मैंने 2 बार लिख दिया है, तो मैं एक को डिलीट कर देता हूं। अब आपका यहाँ लिख दूंगा मैं। बताओ तीसरा कौन सा है आपका? -5,7। और इससे पहले वाला 5,-7 था, और ये -5,7। ठीक है, हो गए आपके। बोलो किरण। अच्छा, आप तो फाइनल सॉल्यूशन बताओ। -14,8। अगला एक ही है, आगे बोलो। -2,3। नेक्स्ट, अब -3,4। आगे 3,-2। ठीक है, ये चेक कर लेना कोई रिपीट तो नहीं हो रही ना एंट्री, हम जो नोट कर रहे हैं। हाँ बोलो मोनिका। 15,13। ओके, आगे 2 आ चुकी है, कौन कौन सी आई है? 10,10। ओके यस, छवि आ चुकी ना वो तो। हाँ नेक्स्ट, वो भी आ चुकी है। नेक्स्ट 20,16, ये नया मिला। यस, आखिरी में बोलो मितांशी। 0,4 है, वो भी आ गई। ओके, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस मिले हमको? टोटल कितने मिले? 27। और बच्चे कितने थे? 18। 18 बच्चों ने कल अटेम्प्ट किया। 18 इंटू 3, एक बच्चा 3-3 सॉल्यूशन लिखता है, तो 18 × 3 = 54। 54 सॉल्यूशंस हमको होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट करते तो। लेकिन मिले कितने? ओनली आधे मिले जस्ट। 54 के आधे कितने होते हैं? 27। ठीक है, अब इसमें से कईयों के कॉमन भी निकले, और कईयों के हो सकता है कि किसी ने एक ही निकाला, किसी ने 2 ही निकाला। राइट, अब अपन क्या करेंगे, एक एक सॉल्यूशन को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? इनको इक्वेशन में पुट अप करके। अगर इक्वेशन में पुट अप करने के बाद ये सेटिस्फाई कर देते हैं इक्वेशन को, तब तो वो सही है, अदरवाइज वो सही नहीं है। ओके, चलो तो टेल मी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 3x + 7, इधर लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं 3x + 7, आगे डिवाइडेड बाय 5y - 13। अच्छा, जो मैंने 3 सॉल्यूशंस निकाले हैं वो है क्या इन तीनों में कहीं? कौन कौन से हैं? 0,4 तो वो तो 100% सही है, टिक मार्क कर देते हैं। आपने से भी अगर किसी ने 0,4 किया तो इसको करो टिक मार्क। क्या? प्रोसेस अलग है, चलो वो मैं चेक कर लूंगा, एक बार के लिए आप टिक मार्क करो। हाँ, एक बार के लिए तो टिक मार्क करो। 0,4 जहां फाइनल आंसर है वहां टिक मार्क करना, प्रोसेस पे टिक मार्क मत करना। ओके, सेकंड सॉल्यूशन। हाँ, पूरा ही प्रोसेस गलत है। एक्स की वैल्यू क्या ली है? तो फिर चलो ठीक है, देखते हैं।
हाँ बताओ, इसके अलावा और कौन से सॉल्यूशन से 0,4 के अलावा कौन कौन से निकाले हमने? 5,7 और -5, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। 5,7 तो दिखाई दे रहा है, मैंने देखा था, ये रहा। और -5,1 भी है, ये भी है, ठीक है। सो ये तीन तो 100% सही है। आ जाओ 24,8, तो देखो इधर स्क्रीन पे पुटअप करते हैं हम। 24 3 जा कितना होता है पता है किसी को? 72। 72 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 79। ठीक है, y की वैल्यू 8 पुटअप करनी है, तो 5 8 जा 40, 40 में से 13 जाएगा तो बचेगा 27, और 79/27 कभी भी 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो रॉन्ग। चलो अगला देखते हैं 2,5.2। 2,5.2 पुटअप करेंगे। 3 2 जा क्या होता है? 6, 6 + 7 क्या होता है? 13। और फिर 5.2 पुटअप करेंगे 5 में। 5 × 5.2 कितना होगा? 26। 26 - 13 कितना होगा? 13। बिंगो, 13/13 1 होता है, करेक्ट है भैया। ठीक है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कोई से भी सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट 3,5.8। सो 3 3 जा 9, 9 + 7 16। अब 5.8 पुटअप करो, 5 × 5.8 करो। 5 × 5.8 कितनी जल्दी कर पाते हो? 29। यस, 29 - 13 16। ये लो साहब, ये भी मैच कर गया, सो ये भी करेक्ट है। ओके, चलते हैं आगे। -5, सॉरी ये चेक करना है। अब देखो एक चीज और देखो, आप इधर देखो स्क्रीन पे, सबसे पहले 0,4 अगर सही है, दैट मींस x की वैल्यू 0 मानने से y की वैल्यू 4 आती है ना, तो फिर x की वैल्यू 0 मानने से कल को y की वैल्यू 874 तो आ नहीं सकती। तो अगर 0,4 सही है तो 0 के साथ कॉम्बिनेशन सारे एक साथ ही चेक कर लो, ये गलत हो जाएगा। 0 के साथ के कॉम्बिनेशन और कोई दिख रहा है? ये गलत हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 का और कोई कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं, तो ये दोनों तो देखते ही गलत है। अच्छा जी, x की वैल्यू 1 मानी क्या कहीं? अभी तक तो नहीं मानी, तो चलो पुटअप करते हैं। x की वैल्यू 1 मानेंगे तो 3 1 जा 3 + 7 10, और y की वैल्यू क्या मानेंगे? 1.24, तो 5 × 1.24 करना जरा। 5 × 1.24 6 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 6 पॉइंट समथिंग में से 13 घटाएंगे, यानी 6 में से 13 घटा दो तो भी -7 के समथिंग आएगा, ये 1 तो नहीं बनता, तो ये गलत है, ये गलत है। चलो जी -1 पुटअप करो, तो 3 × -1 क्या होता है? -3। 7 - 3 क्या होता है? 4 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 5 × 0.5 होता है 2.5। 2.5 में से 13 गया तो -10.5, ये भी हरगिज 1 के बराबर। 1 तो तब आएगा जब ऊपर नीचे बराबर हो, सिंपल सा लॉजिक है। 1 कब आएगा? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो? इक्वल हो। तो ऊपर 4 है नीचे कुछ और है, तो फिर हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। ओके, -5.7 चेक करते हैं। 3 × -5 क्या होता है? -15। -15 + 7 क्या होता है? -8। अब 7 पुटअप करो नीचे। 7 5 जा 35, 35 में से 13 गया तो 35 में से 13 गया तो 22, और -8/22 1 नहीं होता, ये भी गलत है। अच्छा 10,10 कईयों का आया था, ये चेक, ये सही है कि नहीं देखते हैं। 3 × 10 30, 30 + 7 37, और 5 × 10 50, 50 - 13 ऑल्सो 37 होता है, तो ये सही है भैया 10,10। आ जाओ ऊपर। -4,5 चेक करना है। सो 3 × -4 क्या होता है? -12, -12 + 7 क्या होता है? -5 डिवाइडेड बाय 5 5 या 25, 25 - 13 12। मैच नहीं हुआ ऊपर नीचे, तो ये भी गलत है। ठीक है, 37/-3, 3 × 37/-3 करेंगे। देखो 3 × 37/-3 करेंगे, तो ये -1 बच जाएगा नीचे, तो -37 हो जाएगा, और -37 में 7 जोड़ देंगे तो -30 दे जाएगा। डन। अब y की वैल्यू 10 पुटअप करो, तो 5 × 10 50, 50 - 13 37। अब देखो एक चीज और है, हमको चेक ही नहीं करना चाहिए था इसको, क्योंकि y की वैल्यू 10 पे हम चेक कर चुके हैं। चेक करो, तो y की वैल्यू 10 पे तो x की वैल्यू भी 10 आती है ना, तो फिर x की वैल्यू 37/-3 कैसे आ जाएगी? ठीक है, तो y की वैल्यू 10 हम चेक कर चुके हैं, तो y की वैल्यू 10 कहीं पर भी चेक नहीं करनी, समझ गए ना? तो ये देखते ही गलत था, हमको चेक भी करने की जरूरत नहीं थी, गलत है। ओके, y की वैल्यू 0 पे चेक कराया क्या हमने कहीं? चेक करो, अभी तक y की वैल्यू 0 पे चेक नहीं किया, तो चेक करना बनता है फिर तो। चलो, सो -13/10, 3 x की वैल्यू क्या है?
-13/10, तो 3 इंटू -13 क्या हो जाएगा, -39/10, -39/10 +7 और डिवाइडेड बाय नीचे y की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो ये 0 हो गया, -13 बच गया, बस को सॉल्व करो। तो 10 इंटू 7 क्या होता है 70 और 70 में से 39 घटाओ 31 डिवाइडेड बाय 10 इंटू -13, ये कहीं से भी कट के 1 नहीं बनता, तो ये भी हो गया गलत। x की वैल्यू 1 पे चेक कराएगा, अभी तक चेक तो कराया लेकिन सही तो नहीं निकला ना, सही तो नहीं निकला, तो ये भी चेक करना पड़ेगा ना, क्या पता ये सही हो। ठीक है, चलो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 लगाना जरा, तो 3 1 जा 3, 3 + 7 10 और y की वैल्यू क्या लगानी है 4.6, तो 5 इंटू 4.6 करना जरा, 23 होता है, 23 में से 13 गया तो 10, सही हो गया, ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बताओ, अब कौन सा है, -5, -1 कहां करा, अच्छा -5 पे 1 आ रहा था ना, तो -5 पे -1 नहीं आएगा, कर दो स्ट्रेट अवे रॉन्ग। ठीक है, x की वैल्यू 5 पे चेक कराए क्या, ये रहा 5,7 अगर सही है तो 5,8/22 गलत हो जाएगा। x की वैल्यू 3 पे चेक किया गया, ये रहा x की वैल्यू 3 के साथ y की वैल्यू 5.8 आता है, तो x की वैल्यू 3 से y की वैल्यू 5 नहीं आ सकती। x की वैल्यू 4 से चेक किया गया, कहीं पर भी नहीं किया, करो, तो 4 3 जा 12, 12 + 7 19 और y की वैल्यू 3 रखना जरा, 5 3 जा 15, 15 - 13 2, 19/2 1 नहीं होता, सॉरी, तो फिर इसको भी कर दो गलत। 14 तो कहाँ चेक किया होगा, नहीं किया होगा, करो 14 3 जा 42, 42 + 7 49 और y की वैल्यू 8 रखना जरा, 5 8 जा 40, 40 में से 13 गया तो 27, इट इज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी, सो ये भी कर दो रॉन्ग। x की वैल्यू 5 पे तो चेक किया, ये रहा 5.5, 7 था ना, तो 5, -7 तो गलत हो जाएगा। इधर आ जाओ, x की वैल्यू -14, ये सही है क्या, अच्छा आपने 14 पे चेक किया था, -14 पे नहीं किया, चलो करो फिर, -14 इंटू 3 -42, -42 + 7 -35, ओके, और y की वैल्यू 8 रखनी है, 8 5 जा 40, 40 - 13 27, इट इज नॉट ऑल्सो इक्वल टू 1, सो ये भी गलत। x की वैल्यू -2 थोड़ा ना आई थी अभी तक, नहीं आई, तो 3 इंटू -2 क्या होता है -6, -6 + 7 + 1 और y की वैल्यू 3 रखना, 5 3 जा 15, 15 - 13 थोड़ा सा बच गया, 1/1 आता, तो ये भी हो गया गलत। x की वैल्यू -3 आई क्या अभी तक, नहीं आई, चलो जी, तो 3 इंटू -3 क्या होता है -9 और -9 + 7 क्या होता है -2, 4 रखना जरा नीचे, 5 4 जा 20 - 13 होता है 7, ये भी गलत है, तो मोस्टली बच्चों ने गलत किया है। x की वैल्यू 3 रखा है क्या, 3 ये रहा, लेकिन इससे तो गलत हुआ था ना, सही आएगा, ये रहा 3, 5.8 सही है, तो 3, -2 गलत होगा स्ट्रेट अवे। 15 रखना जरा, 15 3 जा 45, 45 + 7 52 और y की वैल्यू 13 रखना, 13 5 जा 65, 65 में से 13 गया तो यस 52, कट के हो गया 1। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, x की वैल्यू रखनी है 20, 23 जा 60, 60 + 7 67 और फिर y की वैल्यू रखनी है 16, 16 5 जा 80, 80 में से 13 गया तो यस 67, तो ये भी करेक्ट है। ओके, अब सुनो ध्यान से, अगर आपको लगता है, जितना भी आपको लगता है प्रोसेस भी सही है और आंसर भी सही है, तो 1 नंबर एक सॉल्यूशन का। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रोसेस तो गलत है और आंसर ही सही है, तो केवल आधा नंबर दे, समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ऐसे ही तीनों सॉल्यूशन को चेक कर दो। हाँ बोलो, तो गलती मानो, आधी अधूरी नहीं होती, प्रोसेस गलत मानो, फिर आप आंसर सही नहीं है, सही है तो आधा नंबर दो। नहीं समझ आ रही ना, आंसर करेक्ट है ना, तो फिर बात ही क्यों कर रहा है, आंसर ही करेक्ट नहीं है तो फिर बात ही मत करना। जिसके आंसर्स करेक्ट हैं वो प्रोसेस भी चेक करो, अगर प्रोसेस सही आंसर सही तो 1 नंबर, अगर प्रोसेस गलत आंसर सही तो आधा नंबर। आंसर सारे गलत है तो कुछ नहीं देना, हाँ उसको क्रॉस कर दो, जहां जहां पे गलत है वो क्रॉस जरूर कर देना, जिसका आंसर गलत आ रहे हैं उसके आगे रॉन्ग रॉन्ग कर देना, ठीक है। हाँ प्रोसेस गलत हो गई ना,
और आंसर सही है तो आंसर के आधे नंबर दे दो। यस, तो होपफुली सबको क्लियर है, सारे इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं हम डिलीट। अब कितने सॉल्यूशंस मिले हमको? 27 आप लोगों में से। और हैं कितने इसके? एक मिनट, हैं कितने इसके? इनफाइनाइट है। इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? हमने तो फिर भी 27 ही निकाले। 20 कहां पे? क्या समझा नहीं, क्या कह रहे हो आप? मैंने 3 को तो बर्बाद लिख दिया। कौन से नंबर पे? ओके ठीक है, अच्छा ये मैंने कहा पता नहीं क्या गलती कर दी मैंने। सो इसमें से करेक्ट कितने? चलो करेक्ट वाले काउंट करते हैं। 28 सॉल्यूशंस लिखे हैं, मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हो, ठीक है। जिसमें से करेक्ट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 28 में से 9 सही किए हमने सबने एज ए क्लास मिलके, और 19 गलत किए। हाँ अब बोलो क्या करें? 4 निकालें तो चौथे को तो चेक ही मत करो, शुरू के 3 चेक करो। जब 3 कहे थे तो 3 ही निकालने ना, ऐसा थोड़ा ना कि एक एक्स्ट्रा रख लो। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दूं मैं। ये क्वेश्चन ढंग से समझ आया? ठीक है, जिसने जैसे भी किया हो घर जाके प्लीज ऐसे नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आया तो कृपया करके ऐसे करके आए। ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है। वीडियो से नोट डाउन हो जाएगा ना? अपनी अपनी नोटबुक्स में इस इक्वेशन को पहले ऐसे कन्वर्ट करो, एंड देन फिर ये 3 सॉल्यूशंस लिख के लाने। होमवर्क है आज के लिए, टेस्ट में नहीं, फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक में ऊपर लिख देना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और उसमें ये सॉल्यूशन इक्वेशन लिख के ये इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर इस तरीके से। समझ आया? कोई डाउट नहीं है? ओके, डिलीट कर दूं डिलीट। ओके, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको करना क्या था कि इन इक्वेशन को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0। पहले तो क्या करना था? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था, और उसके बाद फिर a b c तीनों की वैल्यूज बतानी थी। तो पहले तो मैं जल्दी से सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देता हूं। बोलो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? -7x प्लस 3y, और 10 इधर जाके इक्वल टू 0। चलो सेकंड वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। 3x माइनस 11y, और 9.35 बार को इधर बुला लो तो क्या बन जाएगा? -9.35 बार इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब तीसरी में 2 ऑप्शंस हैं। तीसरी को कन्वर्ट करने के कितने ऑप्शंस हैं? 2। एक ऑप्शन तो है कि एज इट इज कर दो 5x का 5x, y/7 का y/7, और 9 को इधर बुला लो, -9 इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन क्या है? चाहो तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाएगी। चाहो तो हम इस 7 डिनोमिनेटर को भगा सकते हैं एलसीएम लेकर। अगर हमको डिनोमिनेटर पसंद नहीं आ रहे तो मैं क्या कर दूंगा? 7 को क्या कर दूंगा? एलसीएम ले लूंगा। 7 को अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो देखो क्या बनता है। अगर मैं 7 को एलसीएम ले लूं तो 7 5 जा बोलो 35x, y एज इट इज रहेगा, -7 9 जा 63 इक्वल टू 0। अब ये 7 नेक्स्ट स्टेप में 0 से जाके मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी फिर? 35x प्लस y माइनस 63, और 7 इंटू 0 बिकम्स 0। तो इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो ये वाली फॉर्म और या फिर ये वाली फॉर्म। दोनों में से कोई भी फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो हमको आंसर मिलता है, मतलब मार्क्स मिलते हैं। हाँ हाँ, 1 मिनट बोलो, पहले मैथ्री बोलो। हाँ एक ही बात है, y/7 लिखूं या फिर 1/7y लिखूं, ये दोनों एक ही बात है। तो अगर किसी ने y/7 को 1/7y लिखा है तो भी कोई इश्यू नहीं है। मुस्कान इधर ध्यान दो, अगर किसी ने y/7 को 1/7y लिखा है तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यस। अब एक लास्ट वाली इक्वेशन देखो एक बार पहले, फिर बातचीत करते हैं बची हुई जो भी बातचीत है हमारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। यस, ये वाली इक्वेशन देखो। इस इक्वेशन को भी अगर आप चाहो डिनोमिनेटर्स को साथ में रखना तो रख लो, और आप चाहो नहीं डिनोमिनेटर्स भगाने तो वही एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले तो साथ में रखने वाला प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एक्स वाली टर्म लिखते हैं, तो x/2 यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आके क्या बन जाएगा? बोलो, ये x/2 इधर पॉजिटिव है तो एलएचएस में जाके क्या बन जाएगा? नेगेटिव, -x/2। ठीक है, y/3 तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 5/7। 5/7 इधर आके क्या बन जाएगी? -5/7 इक्वल टू 0।
तो एक ऑप्शन तो है, इसको ऐसे रखते हैं हम, इस फॉर्म में रखते हैं, जिस फॉर्म में अभी दिखाई दे रही है। हाँ, इसमें हम -x/2 को क्या लिख सकते हैं, -1/2x। बोलो क्या लिख सकते हैं, -1/2x। और y/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/3y। और -5/7 को -5/7। तो एक फॉर्म तो हम ये मान सकते हैं, ये मान लो या ऊपर वाली मान लो, एक ही बात है। और दूसरी फॉर्म क्या बन सकती है, जिसमें हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर्स गायब कर दें। ले सकते हैं ना हम एलसीएम। बोलो डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं मेरे पास, 2 3 7। क्या होता है 2 3 7 का एलसीएम, 2 और 3 और 7 का एलसीएम। एलसीएम लेना आता है सबको, एलसीएम लेना आता है। बोलो 2 3 7 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा, 42। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। अच्छा, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं वो सबको पता है। बोलो अंशिका पता है एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, न्यूमरेटर पार्ट्स कैसे लिखते हैं, पता है या नहीं पता है, ऐसे बताओ। किसको किससे करूं, जैसे 42 है तो 42 को किससे, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूं। इज दिस द करेक्ट वे। बेटा 6 क्लास में सिखाया जाता है एलसीएम लेना, सोच लो। यस, आपको पता है एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं। मुस्कान आप बताओ, थोड़ा बहुत सही सही बोला आपने। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, ठीक है। यस वेरी गुड, सही बोला। यस छवि, मल्टीप्लाई, फिर यस, ये बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज में बोला है छवि, यही लैंग्वेज सुनना चाह रहा था। अब जिसको जो भी पता है एलसीएम लेने के बाद किसने कैसे सीखा, किसने कैसे सीखा, जैसे आप सोच रहे हो कि 42 में कितनी बार आएगा, ऐसे सोच रहे हो। सबसे सरल तरीका सुनो, सबसे सरल, एलसीएम को डिनोमिनेटर से कर दो डिवाइड। रफली करके बता रहा हूं, ये एलसीएम है, इसको कर दो डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 21। 2 2 जा 4, 2 1 जा 21। जो आंसर आए उसको कर दो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो आंसर आए मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। तो 21 आंसर आया ना, तो 21 को -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो -21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -21। और उसके आगे x भी रखा हुआ है, तो x भी रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, -21x। क्या हो जाएगा ये, -21x। सिमिलरली 42 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, 14। और 14 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14, 14 और y रखा हुआ है तो 14y माइनस 42 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 7 6 जा 42 होता है। 6 आया, उस 6 को ऊपर वाले -5 से मल्टीप्लाई भी कराना है तो 6 × -5 क्या होता है, -30 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 42 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या बन जाएगा, 0। तो केवल न्यूमरेटर पोर्शन रह जाता है, -21x प्लस 14y माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये इसकी फाइनल फॉर्म बनती है जिसमें कोई भी डिनोमिनेटर नजर नहीं आ रहा है। ओके, अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म सही है तो एक एक नंबर मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। और स्टैंडर्ड फॉर्म सही होने के बाद फिर एबीसी की वैल्यू चाहिए थी, एबीसी की वैल्यू भी चाहिए थी ना। तो इस इक्वेशन से एबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी -7, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। तो अगर तीनों वैल्यूज भी सही है, एबीसी की वैल्यू भी सही है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी सही है, तब तो मिलेंगे पूरे 2 नंबर। मान लो केवल स्टैंडर्ड फॉर्म सही है और एबीसी की वैल्यू गड़बड़ है तो एक ही नंबर। मान लो एबीसी की वैल्यू सही है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म गलत है तो भी मिलेगा एक ही नंबर। अब चेक करो पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब फर्स्ट पार्ट का, ये जो इसका सेकंड का भी जो फर्स्ट पार्ट है ना, केवल फर्स्ट पार्ट का आंसर चेक करो, 1 बाय 1 चलते। सही है दोनों चीजें, माइनस किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में या दोनों में, इसमें ए की वैल्यू में। ठीक है, तो देखो ये एक नंबर का है ना, ये पूरा एक नंबर का है ना, तो ये 1/3 1/3 1/3। तो अगर ये गलत है और ये दोनों सही है तो 2/3 दे दो। अगर एक ही सही है तो 1/3 दे दो और तीनों सही है तो 3/3 दे दो, यानी 1 दे दो। हाँ हाँ
हाँ नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी नहीं, एक नंबर तो मिलेगा नहीं। अब ये एबीसी सही है वो चेक करो, लेकिन ये तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें तो। हाँ, बाय को वन कर दिया। नहीं, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, एक एक वन बाय वन चेक करो। फर्स्ट तो करेक्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, बी की गलत है, सी की गलत है। बी की सही है और सी की गलत है। बी सही है, सी गलत है। ए -7 नेगेटिव ही तो आ रहा है। नेगेटिव नहीं करा तो गलत ही है ना, 7 तो गलत ही है ना, -7 करेक्ट है ना। तो एक तो सही हो गया, तो 1/3 तो इसका मिल जाएगा। और इधर एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म सही है, निकाली नहीं तो एक नंबर नहीं मिलेगा, केवल 1/3 मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए सेकंड पार्ट पे। भाई क्वेश्चन में साफ साफ इंस्ट्रक्शंस गिवन है था कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ फिर एबीसी निकालो, तो करना है ना ये काम। और ऐसे कैसे सवाल हमने किया है ना एग्जाम उसमें क्लास में, तो क्लास में भी हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी नहीं बनाई थी, फिर सीधे एबीसी की वैल्यू निकाल दी थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सेकंड क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप आपकी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो, देख पा रहे हो, 3x - 11y - 9.35 के ऊपर बार और इक्वल टू 0। और यहाँ से एबीसी की वैल्यू बता दो जल्दी से। ए की वैल्यू तो हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -11, सी की वैल्यू हो जाएगी 9.35 के ऊपर, -9.35 के ऊपर। हाँ, अब बताओ। इतनी इतनी चीज को तो कर दो अभी इग्नोर, बाकी और तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ, और 3x किया है तो भी गलत है, याद रखना। एबीसी की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए, तो गलत करो उसको। नहीं, वो भी गलत है। -11y भी गलत है, -11 तो -11 ही चाहिए। किसी ने अगर एबीसी की वैल्यू के आगे x और y और z ऐसी कुछ चीज लगाई तो गलत है। ए की वैल्यू ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3x नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू 3, अगर किसी ने 3x लिखा है तो वो भी गलत। हाँ, ए गलत है तो ये दोनों सही है, तो इन दोनों के 2/3 मिल गए, लगा दो वहां पे 2/3, और स्टैंडर्ड फॉर्म सही है तो एक नंबर उसका भी मिल गया। ठीक है, चले थर्ड पे। हाँ बोलो। कौन सा वाला है? ये पेंसिल से क्यों किया? ये है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म तो गलत दिखाई दे रही है, गलत करो उसको। और एबीसी क्या है? ये सेकंड के एबीसी है, 3, 11 गलत। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, देखो ए तो सही है, आप तो फाइनल आंसर चेक करो। ए सही है, करेक्ट करो। बी गलत है, हाँ ऐसे ऐसे बिल्कुल। ए सही है, बी गलत है, सी गलत है, स्टैंडर्ड फॉर्म गलत है, तो 1/3 बिल्कुल, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। हाँ भाई, मिली जुली सरकार, आगे देखो क्या हुआ। हाँ, चलो देखो थर्ड वन। अब थर्ड वन में देखो, अगर किसी ने स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली लिखी है तो उसमें एबीसी क्या आएंगे, सुन लो। अगर किसी ने स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली लिखी है, कौन सी वाली, कौन सी वाली, ये वाली, तो उसमें उसमें जो एबीसी होंगे वो ये होंगे जो अभी मैं लिख रहा हूं। ए तो हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 1/7, और सी हो जाएगा -, करेक्ट। ठीक है, यानी इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ये आंसर आएगा। और अगर किसी ने स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली लिखी है तो उससे क्या क्या आंसर आएंगे, इधर लिख देता हूं। ए की वैल्यू हो जाएगी 35, बी की वैल्यू हो जाएगी +1, और सी की वैल्यू हो जाएगी -। तो अब आप चेक कर लो, अगर इसके साथ ये वाला कॉम्बिनेशन किया है तो भी मार्क्स देने हैं, और इसके साथ ये वाला कॉम्बिनेशन किया है तो भी मार्क्स देने। बोलो, मोनिका बोलो। पहले तो आप ये चेक करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखी है या ये ऊपर वाली, तो ऊपर वाली के हिसाब से ये 3 आंसर चेक कर लो है या नहीं है, अगर है तो करेक्ट है, नहीं है तो गलत कर दो। हाँ, तो फर्स्ट किसके 1/3 दे तो उसके मत दो, और थर्ड वाला सही है तो 1/3 उसका भी दे दो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है। हाँ, हाँ, बी की वैल्यू 1 तो फिर इसने ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया होगा।
बाकी वैल्यूज फर्स्ट वाले इक्वेशन ऐसी बना दी क्या, एक नंबर मिल गया। अब उसके बाद एबीसी 5 1/7 और -9 लिखा है क्या, तो एक ये गलत हो गया ना बेटा, बाकी 2/3 दे दो और एक नंबर दे दो। ठीक है भाई, अगर 1/7 आंसर है और उसने केवल 1 लिखा है तो वो गलत है ना, गलत तो गलत ही है। ठीक है ओके, हो गया ये वाला भी चेक, थर्ड वाला भी सभी का चेक हो गया भाई साहब। एक बार और पीछे मुड़ा तो तेरे -1 तो वैसे हो जाने। हाँ तो गलत है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/7 बाई, ये ऊपर क्या लिखा है मैंने पढ़, y/7 लिखूं या 1/7 y लिखूं, अभी तक तो मिटाया भी नहीं है, दोनों एक ही बात है, तो फिर सही है ना। y/7 को 1/7 y भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है वो सही है। चले फोर्थ एंड द लास्ट वन। अब फोर्थ में देखो, अगर किसी ने ये फॉर्म लिखी है तो भी सही है, अगर किसी ने ये फॉर्म लिखी है तो भी सही है, और अगर किसी ने ये फॉर्म लिखी है तो भी सही है, तीनों फॉर्म्स करेक्ट हैं। ये दोनों फॉर्म्स तो डिनोमिनेटर्स के साथ में हैं और वो वाली फॉर्म डिनोमिनेटर के बिना है। हाँ कोई फॉर्म 0 गलत तो कोई लाने की जरूरत नहीं है ना, इन तीनों बॉक्स में से अगर कोई फॉर्म लिखिए तो करेक्ट है, इन तीनों के अलावा कोई फॉर्म लिखिए सब गलत है। हाँ अगर मैं माया को में से 3 को उधर लेके जाऊंगा तो फिर वापस जो x वाली जो टर्म है उसको एलएचएस में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पुट एवरीथिंग इन द एलएचएस एंड पुट 0 इन द आरएचएस। तो आप टेंपरेरी आरएचएस को कुछ भी लेके जाओ, लेकिन अल्टीमेटली लेके तो वापस आना पड़ेगा ना, जब हम वापस लेके आएंगे तो अल्टीमेटली यही बनेगा, करके देखो कुछ भी। ठीक है चलो एक बार देखो सब लोग स्क्रीन पे, किरण का एक डाउट है, सब लोग स्क्रीन पे देखो, इसको तो डिलीट करो, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। इसके अंदर अगर मैं 3 को उधर लेके जाऊं तो ये पता है क्या बनेगा, y रह जाएगा यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे तामझाम से, x/2 + 5/7 लाइक दिस। मैं लेके गया ना इधर, मैं इसको इधर लेके गया, अब आगे क्या सॉल्व तो करूंगा, सॉल्व तो करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा लाइक दिस, ऐसे कराएंगे तो क्या बनेगा ये y = 3 × x/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3x/2 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15/7। अब आप क्या करेंगे मुझे बताओ, या तो आप x की टर्म्स को इधर लेके आओ वापस, और या फिर 2 और 7 का ले लो एलसीएम, तो बोलो एलसीएम लूं या टर्म्स को ले आऊं, एलसीएम, तो 2 और 7 का एलसीएम क्या होता है 14, 2 और 7 का एलसीएम क्या होता है 14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 7 × 3 21x और 2 × 15 30, और इधर क्या बचा y, कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये 14 जो है इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो ये 14 जो है इधर से हटके इधर 14y बन गया। अब आप सारी टर्म्स को अल्टीमेटली तो एलएचएस में लेके आओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही कहती है ना कि एलएचएस में रखो सब कुछ, तो मैं 21x को इधर ले आऊंगा तो -21x, 14y ऑलरेडी वहां पे पॉजिटिव है, बोलो 14y ऑलरेडी वहां पे क्या है पॉजिटिव, और ये +30 को भी जब मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस, तो अल्टीमेटली तो वही बना, चेक करो, -21x + 14y -30 = 0। अगर आपने डिनोमिनेटर हटाने का डिसीजन ले लिया है तो एक ही फॉर्म बनेगी, कहीं से कहीं पर भी घूम के आ जाओ, अल्टीमेटली करना पड़ेगा। और अगर डिनोमिनेटर नहीं रखना चाहते हो, डिनोमिनेटर के साथ रहना चाहते हो तो ये दोनों फॉर्म। अब ऐसे मत करना, ऐसे मत करना कि सर एलएचएस के डिनोमिनेटर को हटा दो आरएचएस के रहेंगे, वो तो फिर आगे दूरी बात होगी, या तो हटाओ तो सबके डिनोमिनेटर हटाओ और मत हटाओ तो किसी के भी नाम हटाओ, तो किसी के भी नहीं हटाएंगे तो ये वाली फॉर्म है, और हटा देंगे तो ये वाली फॉर्म। ओके अब मैं एबीसी की वैल्यू बताऊं दोनों फॉर्म्स के हिसाब से, इसके हिसाब से भी इसके हिसाब से भी। हाँ बोलो, y/3 को पूरा ऊपर उधर ले जाए तो एलएचएस में क्या बचा,
0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? आपको क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शंस भी गिवन है। कन्वर्ट दिस इनटू द फॉर्म ऑफ ax plus b plus c equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है क्या? 0 इधर बाकी सब उधर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? बाकी सब इधर और 0 उधर। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ थोड़ा निर्माण कर सकते हैं। और हमने सॉल्व करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इधर वैल्यू ऊपर के लिए सॉल्व करने का तरीका होगा। लेकिन जब उसके का नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में RHS को 0 है, ना कि LHS। समझ गए क्या? ओके क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं ABC की वैल्यू बता देता हूं एक बार। अगर इस फॉर्म के हिसाब से चलते हैं तो ABC की वैल्यूज ये 3 है, चेक करो। ABC की वैल्यू ये 3 है, -1/2। A की वैल्यू, B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 और C की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5/7। मैं इधर भी सर्कल कर देता हूँ। -1/2 A की वैल्यू, B की वैल्यू 1/3 और C की वैल्यू -5/7। और इसके हिसाब से चलोगे तो इसके हिसाब से तो साफ साफ सरल सरल दिखाई दे रही है। A की वैल्यू -21, B की वैल्यू +14 और C की वैल्यू -30। पहले तो आप फॉर्म देखो, उन्होंने ये रखी है तो उसके हिसाब से ये चेक करो। और अगर आपने फॉर्म ये रखी है डिनोमिनेटर हटाने वाली तो उसके हिसाब से ये चेक करो। हाँ, तो यहाँ पर 1/2x plus 1/2y minus 5/7। तो ना तो इससे मिली ना इससे मिली, तो गलत है। दोनों में से कोई एक फॉर्म है आंसर, तीसरी तो कोई फॉर्म है नहीं। ओके हाँ बोलो। ये वाली, हाँ ये वाली ठीक है। हाँ 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 जी, ये एक नई चीज दिखाई दी और ये करेक्ट है। देखो हम ये वाली जो फर्स्ट फॉर्म है, ये वाली जो फर्स्ट फॉर्म है, इसको मैं इधर एक बार अलग से लिख रहा हूँ। -x/2 आगे बोलो, प्लस y/3 आगे बोलो, -5/7 = 0। इस फॉर्म के अंदर हम एक छेड़छाड़ ये भी कर सकते हैं। कई जगह मैंने देखा है, कई बुक्स में या कई स्टूडेंट्स का भी प्रेफरेंस देता है, कई टीचर का भी प्रेफरेंस देता है कि पहली टर्म नेगेटिव मत रखो, अच्छी नहीं लगती, अपशकुन होता है। तो क्या करेंगे? पहली टर्म को पॉजिटिव कर देंगे। अब अगर पहली टर्म को पॉजिटिव करेंगे तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, किसी एक टर्म का साइन चेंज नहीं कर सकते। करोगे तो सबका करना पड़ेगा, फ्रॉम LHS टू RHS। RHS में भी अगर कोई टर्म से तुम भी होगा तो मैं सबका साइन का चेंज कर दूं तो -x/2 का क्या बन जाएगा? x/2 प्लस y/3 का क्या बन जाएगा? -y/3 और -5/7 का क्या बन जाएगा? तो ये वाली फॉर्म लिखी है तो वो भी गलत नहीं है, करेक्ट है। ओके इसके हिसाब से ABC की वैल्यू यही आएगी, बस साइन बदल के आएंगे। -1/2 की जगह +1/2, +1/3 की जगह -1/3 और -5/7 की जगह +5/7, तो वो भी करेक्ट है। हाँ यही होंगी, बस साइन चेंज करके। A की वैल्यू +1/2, -1/2 की जगह +1/2, B की वैल्यू 1/3 की जगह -1/3, C की वैल्यू -5/7 की जगह +5/7। क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया तो ABC के भी साइन चेंज होगा। ठीक है हाँ ऐसे नहीं लिखी तो कैसे लिखी, पढ़ के बताओ। मतलब और कुछ बाकी सब सही है, LHS को RHS में रखा है और RHS को LHS में रखा है, और ABC तो फिर सही निकाला होगा। हाँ 1/2 आगे, हाँ तो सही है ना। जब आप इस फॉर्म में रख रहे हो तो A की वैल्यू 1/2 ही तो है, B की वैल्यू क्या है -1/3 और C की वैल्यू क्या है 5/7, तो ये 3 है क्या? तो ये भी C करेक्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी एक बार तो करेक्ट ही रखो। लेकिन बच्चों एग्जाम में ऐसे लिख के लाओ कि इन तीनों को मार्क का 0 गया, तो फ्लिप करके सही करके ऐसे फ्लिप करके सही कर दो ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जिसमें ax + by + c इधर है और RHS में क्या है। हाँ बोलो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मार्क तो ABC की मारो, एक नंबर। ओके सो ऑल थिंग्स डन, ये दो क्वेश्चन कवर हो गए। डिलीट कर दो। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन आपको चेक नहीं करने, बंद करो, केवल समझो, बंद कर दो और केवल स्क्रीन पे ध्यान दो। यस हाँ जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनानी थी हमको इसमें। ओके कैसे बनाते हैं हम? 2 आइटम्स जो है उनको x और y मान लेते हैं। तो क्या है, द
द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज ₹950 लेस देन द थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ए बैट। तो इसमें कौन कौन सी दो चीजें हैं बोलो? एक तो है कॉस्ट ऑफ ए बॉल, एक है कॉस्ट ऑफ, तो एक को मान लो x और एक को मान लो y। तो कैसे स्टार्ट करूंगा मैं? लेट द, बोलो, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी ₹x and the cost of a bat be ₹5। यहां से ये तो क्वेश्चन का हो जाएगा इंट्रोडक्शन, हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद जो उसकी लिखी हुई लाइन है उसको कॉपी पेस्ट मार देंगे हम। कौन सी वाली? ये वाली। नाउ इट इज गिवन दैट the cost of a bat of a ball is ₹950 less than the price of the cost of a bat। जैसे ऐसी किसी कॉपी पेस्ट मान ली और यहां से अब मैंने इक्वेशन बनाना शुरू किया। स्टार्ट करूं? देखो सबसे पहले किससे मुलाकात हुई, तोड़ो उसको। कितने फ्रेजेस में तोड़ पाते हो आप? देखो पहला फ्रेज हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ ए बॉल, दूसरा फ्रेज हो गया इज, तीसरा फ्रेज हो गया ₹950, चौथा फ्रेज हो गया लेस देन, पांचवा हो गया थ्राइस और छठा हो गया कॉस्ट ऑफ ए बैट। इसे तोड़ लिया मैंने तो मैंने इक्वेशन सही बना दी होगी। बोलो कॉस्ट ऑफ ए बॉल को क्या कहूंगा मैं? क्या माना है मैंने? x। इसकी जगह अब देखो 950 के बाद लेस देन आ रहा है तो मैंने क्या कहा था? लेस देन के केस में लेस देन के आगे वाले इधर आ जाएंगे और पीछे वाले x से मिलाएंगे। तो लेस देन के बाद वाली चीज को पहले पढ़ लो ना, लेस देन की बाद वाली चीज को पहले पढ़ लो। तो लेस देन के बाद क्या है? थ्राइस। तो थ्राइस को क्या लिखते हैं? 3 गुना। थ्राइस को क्या लिखते हैं? 3 गुना मल्टीप्लाई। आगे क्या है? कॉस्ट ऑफ ए बैट। कॉस्ट ऑफ ए बैट को क्या लिखते हैं? y। तो ये थ्राइस इनटू कॉस्ट ऑफ ए बैट पहले आ गया, आ गया। अब लेस देन लिखो, लेस देन की जगह क्या लिखते हैं हम? माइनस का साइन, और अब लिखो 950। 950 समझ आया ना? लेस देन के केस में या ग्रेटर देन के केस में या मोर देन के केस में पहले वाला बाद में आएगा और बाद वाला पहले आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, इक्वेशन तैयार है। x इक्वल टू, बोलो कितनों की सही बनी थी? सही बन गई थी। x इक्वल टू 3 इंटू वाई इज 3y माइनस 950। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 3y को उधर ले जाओ तो x माइनस 3y और माइनस 950 को उधर लेके आओ, प्लस 950 इज इक्वल टू 0। इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। डन हो गया ये। चलें लास्ट क्वेश्चन पे, चलें द वेरी लास्ट क्वेश्चन। हाँ, चेक ही नहीं करनी, चेक नहीं करनी, बंद करो, मैं कर लूंगा। ओके चलें लास्ट क्वेश्चन पे। ओके हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि इसको y ले लो, उसको x ले लो, वो कोई गलती नहीं मानी जाएगी। अगर मैंने इसको y ले लिया और इसको x ले लिया तो इक्वेशन उल्टी बनेगी, x की जगह y बनेगा और y की जगह x बनेगा, लेकिन वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है डन, चलें कर दूं डिलीट। ओके लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x, y। ये लास्ट क्वेश्चन हमने, हमारी बुक का भी ये लास्ट क्वेश्चन ही था और टेस्ट का भी ये लास्ट क्वेश्चन ही है। k की वैल्यू निकालो अगर x, y इसका सॉल्यूशन है तो इसका, अगर ये सॉल्यूशन है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस x, y को मैं इधर पुट अप कर सकता हूं, मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 पुट अप कर सकता हूं। सो मैं पुट कर देता हूं। कैसे पुट करते हैं? पुटिंग x, y इज इक्वल टू 4, 5 in the given equation, in the given equation we get। so put करते हैं, बताओ सबसे पहले कौन है? 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? 4, फिर क्या है? माइनस माइनस, फिर क्या है? 6y, तो 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या पुटअप करनी है? 5 इक्वल टू क्या है? 2k। 7 4 जा 6 5 जा इक्वल टू 28 माइनस 30 इक्वल टू k की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर बुलाओ, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, इक्वल टू उधर बचा k, तो -2/2 क्या होता है? -1 इक्वल टू k। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ k इज माइनस, therefore the value of k is। ठीक है, समझ आया? ओवर चैप्टर, इससे मुश्किल कुछ नहीं आ सकता, बिलीव मी।
जितना आ सकता था ये सब हमने इसमें कवर कर लिया, टाइप का क्वेश्चन भी कवर कर लिया। ओके ना? तो अब कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। 5 को भी स्किप करेंगे। चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। उसके लिए सबको अपना अपना सारा ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट लेके आने हैं, सारे ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके आने हैं, क्योंकि बार बार हमको ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बोरोइंग एंड लेंडिंग अलाउ नहीं होगी, किसी से लेना देना कुछ अलाउ नहीं हो। इधर रख दो सारी नोटबुक्स। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.